सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सन 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 1865। तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो ये रहे तिलका मांझी, इनका जन्म हुआ था, तिलका मांझी का जन्म 1750 यानी ऑप्शन नंबर क। इसके बाद देखिए तीसरा, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तमार विद्रोह 1789 में, ऑप्शन नंबर सी यानी हो जाएगा ग। इसके बाद देखिए चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये रहा चेरो विद्रोह, यानी चेरो जनजाति थी जो बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाली जनजाति थी। तो अब बिहार का ये क्षेत्र नहीं है, पलामू अब झारखंड में है, तो आपको भरना है पलामू, राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर घ। इसके बाद पाँचवा, किस जनजाति के शोषण विहीन शासक की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? एक परिणाम होते ही अवश्य हुआ कि कोलो, ये जो जनजाति का नाम है क्या? कोलो। तो यहाँ पे जो कोल विद्रोह हुआ था इसी जनजाति से, ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 ईस्वी में, 1832। के बाद 7वां, सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, वहाँ का नेता था ये रहा सिद्धू। ठीक है। 8वां देखिए, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों को कब हमला किया? उस तिथि बताना है 4 ऑप्शंस में से। तो ये रहे बिरसा मुंडा, तो 25 दिसंबर सन 1899 ईस्वी में, 19 दिसंबर 1899। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? कौन सा धारा है? स्वतंत्र भारत के संविधान में भारतीय जनजातियों को धारा 342, कौन सा? धारा 342, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 10वां देखिए, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? काफ़ी आसान सवाल है, इसका ऑप्शन हमें देखना है। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? इस तरह अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 15 नवंबर 2000। ठीक है, सन 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ख नंबर, 15 नवंबर 2000। इसके बाद देखिए खाली जगहों को भरना है। इस वाले प्रश्न की संख्या टोटल 10 दिया गया है। पहला क्या है? जनजातियों की सर्वाधिक आबादी है कहाँ है? तो ये हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश आपको यहाँ पे भरना है। दूसरा क्या है? 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई में बटा था, तो इसका होगा कबीला। क्या होगा? कबीला, कई कबीलों में बटा था वह वन्य समाज। तीसरा क्या है? वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से खाली स्थान में घुसपैठ की, तो ये होगा ईसाई मिशनरियों ने। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? ठीक है, ये लिखा है ईसाई मिशनरियों। ठीक है, ईसाई मिशनरियों ने घुसपैठ की। चौथा क्या है? जर्मन वन विशेषज्ञ डायट्रिच। ठीक, और ये है बेडिस। ठीक है, बेडिस ने सन 1864 ईस्वी में स्थापना की। क्या स्थापना की? ये की भारतीय वन्य सेवा। आपको लिखना है यहाँ पे भारतीय वन्य सेवा। क्या लिखना है? भारतीय वन्य सेवा। 5वां देखिए खाली स्थान, पहला संथाली था जिसने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया, तो यहाँ पे होगा तिलका मांझी। तिलका मांझी जिन्होंने अंग्रेज़ों पर हथियार उठाया। हो जाति के लोग छोटा नागपुर के क्या थे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंह भूमि के निवासी थे। यहाँ पे हो जाएगा सिंह भूमि हो जाएगा। 7वां देखिए, भागलपुर में राजमहल के बीच का क्षेत्र ये क्या कहलाता है? दामन एको कहलाता है। ये कहलाता है दामन एको। ठीक है, दामन एको। 8वां देखिए, सन खाली स्थान ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में, 1885 में हुआ था। इसमें सिद्धू नाम का जो व्यक्ति था उसका प्रतिनिधि किया था, वो नेता था इस विद्रोह का। 9 नंबर देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर कब? 1874। 1874 आपको भरना है, 15 नवंबर 1874 ऐसे भरना है। 10वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन देखिए यहाँ पे हुआ था कब? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया। 1 नवंबर 2000 वहाँ पे आपको भरना है।
ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो ये समाप्त होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों को कुल संख्या है इसकी 10। पहला देखिए, वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे काफ़ी ध्यान से समझना है। तो जो भी स्थिति है वो 18वीं शताब्दी से संबंधित है, ठीक है, और इसमें राजनीतिक स्थिति शामिल है यहाँ पे, और इसके बाद सामाजिक स्थिति शामिल है और आर्थिक स्थिति शामिल है। यानी तीनों स्थिति से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें राजनीतिक स्थिति बताना है, उनका जीवन बताना है। तो जो भी हम इसका आंसर करेंगे, इनमें जो घटित घटनाएं हैं, ये 4 बिंदु हैं, वो शामिल होने चाहिए। पहला क्या है, मुखिया के तहत काबिलों का गठन हुआ था, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था, राजस्व वसूली के लिए सी भूमि में मानकी या मुंडा जो प्रणाली शुरुआत हुई थी, संथाल परगना में माझी एवं फरगनैत प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ये राजनीतिक जीवन में घटित घटनाएं हैं, तो ये हमें लिखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है हमें। 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कबीलों में बटा था। सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत संगठित थी। मुखिया का मुख्य कर्तव्य काबिलों की सुरक्षा प्रदान करना था, ठीक है, और धीरे धीरे मुखिया काबिलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने लिए बहुत ही विशेष अधिकारों को भी प्राप्त करने की सफलता हासिल कर ली। जनजातियों का मुखिया बने रहने के लिए उनका युद्ध कुशल एवं सुरक्षा देने के कार्य में सक्षम होना अनिवार्य था। शासन प्रणाली की सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। ये दोनों बिंदु शामिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, इसका मतलब क्या है, सत्ता का एक केंद्रीय शासन के बजाय उसको कई खंडों में विभाजित किया गया, ठीक है, स्थानीय स्तर पर, उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। तो ये दोनों बिंदु शामिल हो गए। इसके बाद आगे लिखना है हमें, परंपरागत जनजातीय संस्थाएं जो थी वैधानिक, न्यायिक तथा कार्यपालिका शक्तियों में निहित थी। बिहार के सी भूमि में मानकी व मुंडा प्रणालियाँ और संथाल परगना में माझी और फरगनैत प्रणालियाँ आज भी प्रचलित है। इनका संचालन मुखियाओं द्वारा किया जाता है। तो ये चारों सम्मिलित हो गए। तो यही इसका आंसर हो जाता है राजनीतिक जीवन का। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2, वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था। अब हम आंसर करेंगे सामाजिक जीवन, जिसमें ये 3 जो घटनाएं हैं वो शामिल होने चाहिए। आदिवासी सीधे साधे सरल प्रकृति के थे। आमतौर पर वे स्वयं को शेष समाज से अलग रखते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उन्होंने काबिला के सरदारों को जमींदार का दर्जा दिया। तो उनके सामाजिक जीवन में क्या था, अंग्रेज़ों ने प्रवेश किया और क्या किया, अपने आर्थिक लाभ के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए दृष्टिकोण से काबिले के सरदार का वहाँ पे दर्जा दिया, निर्माण कराया। हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न का ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ तक हो गया। यहाँ तक देखिए, उनका मुख्य शौक था आदिवासियों का मनोरंजन का साधन हिरण, तीतर और अन्य छोटे पशु पक्षियों का शिकार करना था। इनका सामाजिक जीवन इतना सादा था कि वे स्वच्छता पूर्वक जीवन बिताते थे। नाच और गाना इनका महत्वपूर्ण शौक था, ठीक है। वे खेती गृहस्थी करते थे। तो ये पहला हो गया, इसका शामिल हो गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए, चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया जाता था, जो आज भी प्रचलित है। यहाँ से आपको प्रारंभ करना है। उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेज जो सरकार ने छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि बड़े जानवरों का शिकार करना मना नहीं था। नज़र में बड़े जंगली एवं बर्बर जानवर आदि समाज के प्रतीक थे। 18वीं शताब्दी में वन्य समाज का आर्थिक जीवन कैसा था। अब हमें इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक लाइफ बताना है 18वीं शताब्दी में वन्य समाज का। तो यहाँ से लिखना है आर्थिक जीवन। वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। वे जगह बदल कर घुमंतु झूम या पोंडू विधि से खेती करते थे। जब उन्हें लगता था कि खेती अब उपजाऊ नहीं रह गई है, तब वे जंगल
साफ कर नई ज़मीन तैयार कर लेते थे और वहाँ पे खेती करते थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लिखना है आदिवासियों में खेती के अलावा अन्य उद्योग धंधों का भी प्रचलन था। वे हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, रबड़ आदि के व्यापार में साथ साथ लाख उद्योग तैयार करने का काम करते थे। ठीक है, तो यही तक होता है उनका आर्थिक जीवन। इसके बाद देखेंगे पांचवा प्रश्न, भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य था। यहाँ पे देखिए, डाइट्रिच बेटिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की तथा सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ की कटाई पर रोक लगा दिया एवं जंगल की लकड़ी थी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। क्या समझ में आया? तो भारतीय वन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना और जंगल की लकड़ियों को उत्पादन यानी उनको सुरक्षित करना, सुरक्षित स्टोर करना। ठीक है, यही उद्देश्य था। तो यहाँ तक हो जाएगा, जो हाईलाइट किए गए हैं वहीं तक लिखना है। 6 नंबर देखिए प्रश्न, चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। ये रहा चेरो विद्रोह। बिहार में पलामू क्षेत्र में, अब ये बिहार में नहीं है, अब झारखंड में है, क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय चूड़ामन राय का उसका शासक था। ठीक है, चूड़ामन राय उनका शासक था, वो राजा था उस समय। ठीक है, पलामू क्षेत्र का। अंग्रेज़ों की शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने सन 1800 में खुला विद्रोह किया था, जो ये कहलाता है चेरो विद्रोह। ठीक है, ये आदिवासी जनजातियों का विद्रोह था जो अपने राजा के शासक के विरुद्ध था। ठीक है, उनके शोषण के विरुद्ध था। इसके बाद देखिए 7वां, तमार विद्रोह क्या था। ये रहा तमार विद्रोह। सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। इतिहास में यह तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सन 1794 तक चलता रहा और अंग्रेज़ों की सहायता से इसे बहुत ही क्रूरतापूर्वक तरीके से दबा दिया गया। तो ये तमार विद्रोह क्या था? छोटा नागपुर के जो जनजाति थे वो अपने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किए, क्योंकि वे जो जमींदार थे उनका शोषण करते थे। ठीक है, तो इसी के विरोध में वो आंदोलन किए, जो तमार विद्रोह कहलाता है। इसके बाद देखिए 8वां, चुआर विद्रोह के विषय में हमें लिखना है। तो ये रहा चुआर विद्रोह। चुआर जनजाति तत्कालिक बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूमि आदि क्षेत्रों में पाई जाती थी। ठीक है, ये जनजाति थी चुआर। अंग्रेज़ों के लगान व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों ने क्या था, असंतोष की भावना थी। अतः मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया कि अंग्रेज़ों के जो व्यवस्था थी, किस चीज़ की, लगान की व्यवस्था, उसके विरोध में ये चुआर विद्रोह किया गया। अंग्रेज़ों के खिलाफ ये विद्रोह एक लंबे समय तक जारी रहा। बस यहीं तक लिखना है। तो ये चुआर जनजाति इन क्षेत्रों में पाई जाती थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के लगान के विरोध में ये विद्रोह किया था। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9, उड़ीसा के जनजाति के लिए चक्र बिसोई ने क्या किए। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, यहाँ से लिखना है। उड़ीसा में जो कौन सा विद्रोह हुआ, कंद विद्रोह। उड़ीसा राज्य में कंद विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंद आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, जो तत्कालिक मद्रास प्रांत एवं बंगाल प्रांत तक फैला था। इस जनजाति में विपत्तियों एवं आपदाओं के मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरियाहा प्रथा, मानव बलि प्रथा का क्या था, प्रचलन था। कहाँ, जो कंद जनजाति थे, ठीक है, उनमें ये प्रचलन था। और ये जनजाति कहाँ पाए जाते थे? ये जनजाति पाई जाती थी मद्रास प्रांत में और बंगाल तक फैली थी। उनमें ये प्रथा था, मरियाह प्रथा यानी मानव बलि प्रथा उनमें प्रचलित था, विपत्तियों और आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए। सन 1837 में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया, इस प्रथा को। उस समय जो व्यक्ति था चक्र बिसोई नामक नेता, इनका जो नेता है, ठीक है, इनका विरोध किया। किस लिए विरोध किया? कि ये मानव बलि प्रथा चलते रहना चाहिए, इसने विरोध किया।
क्योंकि ये आदिवासियों का ये पुरानी प्रथा थी। चक्र बिसोई का जन्म यहाँ पे कहाँ हुआ था? ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ था। उसने अंग्रेज़ों पर आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और उसका प्रबल विरोध किया। ठीक है, और बस यहीं तक लिखना है। ये आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? तो आदिवासी जो थे उपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आंदोलन किए और ये शोषण के खिलाफ एक स्वतंत्र भारत में संविधान में एक धारा लाई गई, जिसमें जनजातियों की धारा जो 342 में कमज़ोर वर्ग के दर्जा देकर उनके लिए सभी सुविधाएं प्रदान इन आरक्षण दी गई। ठीक है, जनजातियों के लिए। तब उन्होंने क्या किया? जनजातियों ने, यहाँ पे देखिए, उन्होंने आदिवासी उपनिवेशिक शोषण से मुक्ति तो हो गए, लेकिन यह आंदोलन जो था वो क्षेत्रवादी आंदोलन में बदल गया। वो अलग होना चाहते थे। वो चाहते थे कि आदिवासी समुदाय अलग हो जाए। ठीक है, उनका अलग साम्राज्य हो। आदिवासी क्षेत्रवादी आंदोलन करने लगे। ठीक है, वो इस आंदोलन द्वारा यानी क्षेत्रवादी आंदोलन द्वारा वे अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिए। भारत सरकार ने उनकी लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य का क्या किया? पुनर्गठन किया और 1 नवंबर 2000 को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। और इसी तरीके से 15 नवंबर 2000 को भी बिहार राज्य से का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड का एक अलग राज्य दर्जा दे दिया गया। कौन कौन से राज्य बने उनका क्षेत्रवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप? पहला बना कौन सा? मध्य प्रदेश, दूसरा बना छत्तीसगढ़ और तीसरा बना झारखंड। इन तीनों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 1 से लेके 5 तक। तो एक ही वीडियो में ये सारे नहीं हो सकते, काफ़ी लंबे हो जाएंगे, तो मैं इसके लिए आपको हिंट दे देता हूँ। आइए, इसका पहला प्रश्न क्या है? 18वीं शताब्दी में भारत में जनजातियों के जीवन पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा लिख लेना है, और इसके बाद सामाजिक जीवन और यहाँ पे आर्थिक जीवन, यानी तीनों के बारे में आपको लिखना है। दूसरा देखिए, तिलका मांझी कौन थे? उसने आदिवासी क्षेत्र के लिए क्या किया? तो ये रहे तिलका मांझी। ये आदिवासियों के क्या थे? नेता थे, आप जमींदार भी कह सकते हैं। तो ये कौन थे ये बताना है, और आदिवासियों के लिए इन्होंने क्या किया? तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? सन 1857 के विद्रोह में इसकी क्या भूमिका थी? तो आपको संथाल विद्रोह के बारे में लिखना है, जिसमें सिद्धू का नाम जरूर आना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और ये भी बताना है कि ये संथाल विद्रोह 1857 विद्रोह में क्या योगदान था। तो यहाँ से लिखना है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत तब हुई जब संथाल विद्रोहियों के साथ थे और अंग्रेज खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। इसके बाद देखिए चौथा, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? उपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध उसने क्या किया? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया, और उन्होंने आदिवासियों के लिए उपनिवेशिक शासन, भू राजस्व प्रणाली, इसके लिए क्या किया? आवाज़ उठाई और उनके न्याय के लिए लड़ते रहे। ठीक है, तो यही सारे आपको लिखने हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पांचवा, वे कौन से कारण थे जिन्होंने अंग्रेज को वन्य समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए बाध्य